जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विकास सिविल एकेडमी में। और हमारा इस CDP क्लास का तीसरा लेक्चर आज हम आपके साथ हैं। और तीसरे लेक्चर में हम लोग जानेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी बालक का जो विकास होता है वह प्रभावित होता है और इसको प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं। यहाँ से बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, जहाँ हमें यह जानना जरूरी होता है कि कौन से ऐसे कारक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं और जो बालक की ग्रोथ में, बालक के डेवलपमेंट में अपना इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं आज की इस क्लास में कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। चलिए, वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला जो कारक है वो है हेरिडिटी, जिसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम, ठीक है, वंशानुक्रम अर्थात वंशों से प्राप्त होने वाले गुण। जैसे हमें वंशों से गुण प्राप्त होते हैं उसी प्रकार बालक का विकास होता है। यदि बालक ने अपने वंश से, अपनी हेरिडिटी से बहुत अच्छे गुण या बुद्धि लब्धि प्राप्त कर ली है तो उसका विकास भी उसी प्रकार होता है। ठीक है, जैसे अगर अच्छी बुद्धि लब्धि है तो बालक किसी भी बात को बहुत अच्छे से समझ लेता है, बालक भाषा प्रयोग करना शुरू कर देता है, बालक समाज में सोशल होना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका जो है मस्तिष्क तेज होगा, उसका जो संवेगी अंग होगा वो सब तेज होंगे, तो ज़्यादा अच्छे से जो है एक दूसरे के प्रति जो है इंटरेक्ट कर पाएगा, तो सोशल बहुत अच्छे से हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई के प्रति अगर बात की जाए कि समझने के प्रति, कहते हैं कि जो बालक होता है उसका प्राथमिक स्कूल, उसकी पहली स्कूलिंग उसके घर से ही स्टार्ट हो जाती है। तो बालक अपनी बुद्धि लब्धि के अनुसार अपने आसपास, अपने वातावरण, अपने पर्यावरण से सीखना शुरू कर देता है और वो बहुत तीव्र गति से सीखता है। तो वो जो वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम से बालक का जो विकास है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। मान लीजिए वंशानुक्रम से उसको अच्छे गुण या फिर ये कहें कि उसको अच्छी बुद्धि लब्धि नहीं प्राप्त होती है तो बालक को आगे सीखने में और अपने आप को तेजी से जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट उसका जो होता है वो बाधित हो जाता है। तो इसलिए वंशानुक्रम का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि कोई व्यक्ति अगर उसने अपने वंशानुक्रम से अच्छी हेरिडिटी या अच्छे गुण प्राप्त किए हैं, बहुत तीव्र बुद्धि लब्धि प्राप्त की है, तो वो आराम से जो है आगे निकल जाएगा, उसके आगे पहुंचने के, उसके सफल होने के चांस बहुत अधिक होंगे। उसके बाद वंशानुक्रम के तुरंत बाद है दूसरा महत्वपूर्ण कारक है वातावरण। वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी बालक के डेवलपमेंट में, क्योंकि वातावरण ही यह तय करता है कि बालक क्या करेगा। मान लीजिए वंशानुक्रम से बालक को बहुत अच्छा जो है बुद्धि लब्धि प्राप्त हो जाती है, लेकिन उसको अच्छा एनवायरनमेंट रहने के लिए नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे वंशानुक्रम तो बहुत अच्छा है लेकिन उसको जो है एनवायरनमेंट खराब उसको मिल जाता है। जैसे एनवायरनमेंट उसको चोरी चकारी वाला अगर मिल गया या फिर अच्छा माहौल न मिला जहाँ पर अच्छी बातें सिखाई जाए या अच्छा कुछ देख सके, वो बराबर गलत चीज़ों को अगर बालक देखता रहेगा तो उसका जो विकास है वह बाधित होगा, क्योंकि उसके मस्तिष्क में लगातार जो है गलत चीज़ें जाएगी, जिसका दुष्प्रभाव उसके डेवलपमेंट पर पड़ना तय होता है। अब एनवायरनमेंट में अगर हम देखें, बालक जैसा वातावरण देंगे बालक वैसे ही उसका विकास होगा। उदाहरण के तौर पर कोई बालक है, उसको हम पढ़ाई लिखाई के लिए किसी ऐसे विद्यालय में भेजें जहाँ पर उसको अच्छी
पढ़ाई की सुविधा अच्छा उसका जो है देख रेख न किया जाता हो, और दूसरी तरफ कोई कोई ऐसा बालक है जिसको हम सीबीएसई में भेज दें, बहुत अच्छा वहाँ वातावरण हो और पढ़ाई लिखाई और बोलचाल का बहुत अच्छा वहाँ पर सिस्टमेटिक एक प्रक्रिया हो, तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि जो बालक है जो ऐसे विद्यालय में है जहाँ पर अच्छा वातावरण नहीं है, उसका विकास जो है बाधित आपको लगेगा, क्योंकि सही स्थान पर न होने के कारण, अच्छे विद्यालय अच्छे वातावरण के न होने के कारण उसका जो है उसका विकास जो है कुंठित हो जाता है। तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि बालक के विकास में वातावरण भी एक कारक होता है और वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तीसरा है, जैसे मान लीजिए शारीरिक बौद्धिक संवेगात्मक गुणों में अंतर होता है, ठीक है, शारीरिक बौद्धिक और संवेगात्मक गुणों में अंतर होता है, ठीक है। किसी बालक को अगर अच्छा वातावरण दिया जाएगा तो उसका शारीरिक बौद्धिक और संवेगात्मक गुण जो है अलग होगा, अच्छा होगा, जबकि किसी दूसरे बालक को अगर मान लीजिए कोई ऐसा वातावरण मिल जाए जहाँ पर उसको सही गुण न प्राप्त हो, उसे चोरी चकारी सिखाई जाए या फिर उसको जो है मार पीट गाली गलौज ये सारी चीज़ अगर सिखाई जाए या इस वातावरण में बालक रहे तो उसका फिर विकास जो है कुंठित हो जाता है, और यही अंतर देखने को मिलता है। इन अंतरों में उसका शारीरिक बौद्धिक और संवेगात्मक सभी गुणों में जो है अंतर पाया जाएगा। तो वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों की हम बात कर रहे हैं। इसमें मुख्य कारक वंशानुक्रम है, दूसरा है वातावरण, तीसरा हम लोग देख लेते हैं। तीसरा अगर बुद्धि की बात करें, बुद्धि जिसे इंटेलिजेंस कहते हैं, वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करता है बुद्धि। जैसे बालक की बुद्धि होगी वैसे ही उसका शारीरिक मानसिक संवेगात्मक विकास होता है। बालक जिस प्रकार की बुद्धि रखेगा वैसे ही उसका क्या होगा, विकास होगा। इसलिए बुद्धि या इंटेलिजेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर हम देखें तो कुछ बालक गॉड गिफ्टेड होते हैं, गॉड गिफ्टेड ऐसे बालक होते हैं जो अतिरिक्त बुद्धि लब्धि के साथ पैदा होते हैं, अतिरिक्त समझ के साथ पैदा होते हैं, या फिर हम कहें कि वह अपने वंशानुक्रम अपने माता पिता से उन्होंने आईक्यू पहले से ही प्राप्त कर लिया होता है। तो इस प्रकार के बालक में अगर हम देखें तो शोध से ये हमें जानकारी मिलती है या हमें पता चलता है कि जो प्रतिभाशाली बालक होता है, जो भी प्रतिभाशाली बालक होता है, वह प्रतिभाशाली बालक 11 महीने में बोलना शुरू कर देता है। बालक 11 महीने में बोलना शुरू कर देता है तो उसे हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। दूसरी बात, यदि वही बालक 16 महीने में बोलना प्रारंभ करे, यानी वर्णों का उच्चारण आ पा का खा गा इत्यादि अगर उच्चारित करना शुरू करता है, 16 महीने का जब बालक उच्चारण करता है तो उसको हम सामान्य बालक समझेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा समय लेता है, 16 महीने में बोलना शुरू करता है। वही बालक यदि 21 महीने ले लेता है वर्णों के उच्चारण में या फिर बोलने में, तब क्या होता है, 21 महीने का बालक, उसको हम मंद बुद्धि का बालक कहते हैं। ये बातें शोध से पता चली हैं। तो अगर कोई बालक 11 महीने में बोलना शुरू कर देता है तो यह हम मान लेंगे कि बालक प्रतिभाशाली है और बालक के पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, उसका आईक्यू, उसका जो है इंटेलिजेंस ठीक ठाक है। उसे जो भी अपने आसपास वातावरण से जो भी वह सीखेगा बहुत तीव्र गति से सीख लेता है, क्योंकि इस समय जो बालक होते हैं वह बहुत ही तीव्र गति से सीखते हैं। इतनी तीव्र गति से फिर जीवन में कभी उनको दोबारा नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि बालकों में जो विकास होता है वह शैशवावस्था में सबसे अधिक होता है। शैशवावस्था या हम फिर कहें शैशवावस्था की जो पहले की अवस्था हो जिसे हम गर्भावस्था मानते हैं, गर्भावस्था का बालक का विकास बहुत ही तीव्र होता है। लड़कियों की अपेक्षा बालकों का जो विकास होता है वह बहुत तीव्र होता है, गर्भावस्था से ही तीव्र होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बालिकाओं की अपेक्षा जो बालक होते हैं वह
जब जब वो बालक 9 महीने के हो जाते हैं, 9 महीने के बाद जैसे ही उनका जन्म होता है, जब उनका जन्म होता है तो वह अतिरिक्त भार के साथ, अतिरिक्त लंबाई के साथ देखे जाते हैं, यानी ज़्यादा हिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त देखे जाते हैं, जबकि लड़कियां पतली दुबली देखी जाती हैं। उतना ज़्यादा लड़कियों के अंदर विकास नहीं होता है जन्म के समय। फिर जब जन्म के समय उनका अतिरिक्त जो विकास होता है, वह अतिरिक्त विकास बालकों का चलता रहता है, क्योंकि शैशवावस्था में बालकों का सबसे ज़्यादा मात्रा में विकास होता है। पूरे जीवन काल में शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा तेजी से विकास होता है, और शैशवावस्था के बाद पूरे जीवन पर्यंत इतना तेजी से विकास नहीं होता है। इसलिए बालकों में क्या होता है कि जब शैशवावस्था जैसे ही समाप्त होती है, तब जब वो बाल्यावस्था में पहुंचते हैं तो उनकी जो विकास है वो थोड़ा सा बाधित होता है। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो लड़कियों में क्या है, लड़कियों या बालिकाओं में जैसे बाल्यावस्था में लड़कियां पहुंचती हैं तो उनका विकास बहुत तीव्र गति से होना शुरू हो जाता है। शैशवावस्था में भले ही तीव्र ना रहा हो बालिकाओं का, लेकिन बालिकाओं का विकास जो है बाल्यावस्था में बहुत तीव्र गति से हो जाता है, और इतनी तीव्र गति से होता है कि बालक उसमें फिर पिछड़ जाता है, क्योंकि बालक का विकास उस बाल्यावस्था में मंद पड़ जाता है। आगे देखते हैं लिंग। लिंग की बात ये मैं बता रहा था कि जब बालक का जन्म होता है तो बालक की शारीरिक बौद्धिक विकास बालिकाओं की अपेक्षा अधिक होता है, जैसे लंबाई, भार इत्यादि। बालिकाओं की अपेक्षा उसका लंबाई, उसका भार अधिक होता है। इसीलिए शैशवावस्था को लड़कों की आयु कहा जाता है। शैशवावस्था को क्या कहा जाता है? लड़कों की आयु कहा जाता है। ठीक है, यानी बालकों की आयु कहा जाता है। जो शैशवावस्था होती है वह बालकों की आयु होती है, क्योंकि बालकों का सबसे ज्यादा या लड़कों का सबसे ज्यादा इसमें विकास होता है। ठीक है, इसीलिए इस आयु को हम क्या कहते हैं? लड़कों की आयु कहते हैं। यहां से प्रश्न ये टीटी में ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसे बालकों की आयु कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे बालकों की आयु कहते हैं? ये पूछा जा चुका है। अब देखिए, जब भी बालक बाल्यावस्था में जाता है, ठीक, जब कोई बालक बाल्यावस्था में जाता है तो बाल्यावस्था में क्या होता है? लड़कियों के ग्रोथ डेवलपमेंट ज्यादा होता है, लड़कियों का विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए इस आयु को लड़कियों की आयु कहा जाता है। तो ये दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि बाल्यावस्था जब होती है तो लड़कियां ज्यादा तीव्र गति से उनका विकास होता है। जब ज्यादा तीव्र गति से लड़कियों का विकास होता है तो इस आयु को यानी बाल्यावस्था को लड़कियों की आयु या बालिकाओं की आयु कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये कहते हैं कि बालक के विकास में लिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे ही किसी बालक का लिंग होगा, अर्थात जैसे उसकी उम्र होगी, यानी बालक यदि होगा तो शैशवावस्था में विकास ज्यादा होगा, और बालिका अगर होगी तो बाल्यावस्था में ज्यादा उसका विकास होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जन्म क्रम महत्वपूर्ण स्थिति होती है बालकों के विकास में, क्योंकि जन्म क्रम में क्या होता है कि जब कोई बालक मान लीजिए जन्म क्रम में सबसे ऊपर है, तो जन्म क्रम में यदि बालक कोई सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा बालक है, तो उसको सीखने में, उसको समझने में, उसको काफी नई नई चीजें देखता है तो उसको समझने में समय लगता है। तो जब समय लगता है तो उसका विकास धीरे धीरे जो है होता है, क्योंकि विकास इंटरनल एक आंतरिक प्रक्रिया है, एक स्किल डेवलपमेंट है, वो अंदर ही अंदर होती है। तो वो जैसे सीखता समझता है, पर्यावरण और वातावरण से जो सीखता है, जो समझता है, आसपास के से जो भी वो जानता है, उस हिसाब से उसका विकास होता है।
तो बड़ा बालक बहुत समय लगाता है क्योंकि सब नई चीजें वो देखता है, नया समझता है। लेकिन यदि कोई बालक जन्म क्रम में छोटा है, यानी वो क्या है, उससे बड़े भाई बहन है, तो जो छोटा बालक होगा वह अपने बड़े भाइयों और बहनों की अपेक्षा बहुत ही तेजी से सीख लेता है। तो जब बहुत तेजी से सीख लेता है तो छोटे वाले का जो विकास होता है वह बहुत अधिक जो है तेजी से हो जाता है। ठीक है, तो अब जैसे तो छोटा वाला बहुत होशियार होता है, तो जब छोटा वाला होशियार होता है तो अक्सर जब पिताजी, आम का सीजन चल रहा है मान लीजिए, तो पिताजी अगर आम ले आए तो छोटा वाला इतना होशियार होता है तो क्या काम करता है, आम देखता है, जो सबसे बड़ा आम होता है वो सबसे बड़ा आम लेके कहेगा यही मुझको चाहिए। ठीक है, तो बड़े बड़े आम को लेने में अपनी जो है बुद्धिमत्ता दिखाता है, और जबकि बाद में चाहे यही पता चला कि बड़ा आम जो है कम मीठा था, छोटा आम ज़्यादा मीठा था, वो उसकी फिक्र नहीं होती है। तो बालक छोटा होता है इसलिए वो जल्दी सीख लेता है। इसका मुख्य कारण क्या है कि वह अपने बड़े भाइयों बहनों माता पिता इत्यादि को बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वह अनुकरण करके सीख लेता है, क्योंकि बालकों की जो आयु होती है वह अनुकरण की आयु होती है। इसमें बालक अनुकरण करता है। यदि आप उससे लगातार नमस्ते करेंगे तो वह नमस्ते करेगा, आप उसको गुड मॉर्निंग करेंगे तो वह भी गुड मॉर्निंग ही करेगा। आप वो जो देखेगा वो अनुकरण करेगा, जो सुनेगा वो अनुकरण करेगा। इसलिए अनुकरण करने वाले जो बालक होते हैं वो सीखने वाले बालक होते हैं, वो सीखते चले जाते हैं। अगर आप उसके सामने मान के चलिए डांस कर रहे हैं तो वो भी अनुकरण करके डांस सीख लेता है और डांस करना शुरू कर देता है। तो बालकों के अंदर अनुकरण की आयु, बालकों की आयु होती है, अनुकरण करके बहुत सी चीजें सीख लेते हैं। इसलिए वृद्धि तथा विकास में जन्म क्रम का स्थान होता है। जन्म क्रम यदि बाद में है तो वह अति तीव्र, उसकी वृद्धि और विकास बहुत तीव्र गति से होगा। ठीक है, जन्म क्रम अगर पहले है तो उसको सीखने में समय लगेगा। ठीक है, इसके बाद है अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां बहुत प्रकार के रस को स्त्रावित करती हैं। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां अगर सही से रस स्त्रावण करती हैं तब तो बालक का विकास बहुत तीव्र गति से होगा। यदि अंतःस्त्रावी ग्रंथियां सही से रस स्त्रावित ना करें तब क्या होगा, बालक का विकास फिर भी कुंठित हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो अगर हम थायराइड ग्रंथि की बात करें, या मान लीजिए बालक की जो थायराइड ग्रंथि है वह थायरॉक्सिन रस का जो है उत्पादन कम कर दे। मान लीजिए थायराइड ग्रंथि से जो रस उत्पादित होता है उसका नाम है थायरॉक्सिन, तो थायरॉक्सिन का उत्पादन कम कर दे तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, बालक की जो वृद्धि है वह रुक जाएगी, उसकी लंबाई बाधित हो जाएगी और बालक क्या है, बौना हो जाएगा, बालक बौना हो जाएगा। तो थायरॉक्सिन, ठीक है, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन रस का उत्पादन करती है। इस प्रकार बहुत सी ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में, बहुत सी ग्रंथियां होती हैं, बालकों को सभी प्रभावित करती हैं। यानी सभी ग्रंथियों का सुचारू रूप से काम करना बहुत जरूरी होता है, और जब वो सही सुचारू रूप से काम करती हैं तभी बालक का विकास संभव है अच्छे से। ठीक है, यहाँ देखिए अगर थायराइड ग्रंथि अंतःस्त्रावी द्रव का स्त्रावण ना करे तो बालक की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, बाधित हो जाएगी। शुद्ध हवा तथा प्रकाश। ठीक है, अब शुद्ध हवा तथा प्रकाश क्या है, शुद्ध हवा और प्रकाश महत्वपूर्ण है बालक के विकास में। यदि बालक शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा और प्रकाश का अभाव होता है, मान लीजिए कोई बालक है और वह बालक निकलता ही नहीं है, अंधेरे कमरे में बैठा रहता है, तो बालक अगर अंधेरे में ही बैठा रहेगा, कमरे से बाहर ही नहीं निकलेगा,
तो उसको शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध वातावरण कहाँ मिल पाएगा? कमरे के अंदर तो धूप भी नहीं मिल पाएगी। तो इस कारण यदि उसको धूप नहीं मिल पाएगी तो बैठे बैठे कमरे में बालक को विटामिन डी की कमी हो जाएगी, और विटामिन डी की कमी से फिर एक बार उसका विकास जो है बाधित हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कुछ मुख्य वृद्धि तथा विकास के सिद्धांत बताए हैं। यहाँ यहीं से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से इसको जो 4-5 चीज़ें हैं इसको दिमाग में रखना है। बहुत ज़्यादा भारी भरकम चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। तो वृद्धि तथा विकास, विकास के महत्वपूर्ण कारक। इसके बाद है वृद्धि तथा विकास के विशिष्ट सिद्धांत। विशिष्ट सिद्धांत, ये देखिए 5 सिद्धांत हैं जो बाल विकास या सीडीपी में बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। जितनी बार आप सीटेट देंगे, जब भी आप यूपी टेट देंगे, इन 5 से एक प्रश्न जरूर आएंगे। इसलिए ये 5 जो सिद्धांत हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला जो यहाँ से पूछा जाता है वो यही चीज पूछ ली जाती है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो सबसे पहले नाम जरूरी होता है। तो नाम जरूरी कि देखिए आपसे ये पूछा जाएगा कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इरिक्सन महोदय ने किया। जहां से आप पहले नाम याद कीजिए, फिर सिद्धांत भी बताएंगे। ठीक है, मनोसामाजिक विकास, वृद्धि तथा विकास के विशिष्ट सिद्धांत हैं सब। इसमें सबसे जो है पहला है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ये इसका प्रतिपादन इरिक्सन महोदय ने किया है। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये बार बार पूछा जाता है, सीटेट के अंदर बार बार पूछा जाता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन जीन पियाजे महोदय ने किया है। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, इसके अंदर से बार बार प्रश्न आते हैं। 2 या 3 प्रश्न बार बार सीटेट में या यूपी टेट में भी आते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे महोदय ने दिया। फिर है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्रायड महोदय ने दिया है, सिगमंड फ्रायड महोदय ने दिया है। ठीक है, फ्रायड महोदय ने दिया है। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। फिर है नैतिक विकास का सिद्धांत, ये कोलर महोदय ने किया है। कोलर महोदय ने नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। भाषा विकास का जो सिद्धांत है चोम्स्की महोदय ने किया है। ठीक है, तो यहाँ से इन 5 को हमको इनके मनोवैज्ञानिकों के नाम के साथ याद कर लेना है। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है इनके नाम को ही पूछा जाता है। यानी आपसे यह पूछा जा सकता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, तो आपको पता होना चाहिए। वहां पर आपको फिर गोला लगाना होगा। ठीक है, तो इन 5 को याद कर लीजिएगा। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का, फ्रायड का मनोलैंगिक, और कोहलरबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, चोम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत। तो हम लोगों ने आज यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ी जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। किताबों में जो किताबें हैं, अगर सीडीपी की किताब देखा जाए, पेडोलॉजी सीडीपी मिला को बहुत मोटी मोटी किताबें हैं। उसमें से भी हमें ये छांट के पढ़ना होता है कि कहाँ से यूपी टेट में प्रश्न बनेगा, कहाँ से सी टेट में प्रश्न बनेगा। तो यूपी टेट के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी टेट में इसमें सब कुछ आने वाला है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पेपर चाहे जहाँ से बने लेकिन आएगा यहीं से। चलिए फिर हम लोग ये आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। हम अपने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी के सेक्शन में फिर से आपसे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।